चलिए, तो हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? 18. हाउ मेनी पीरियड्स वी हैव? हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव? S, P, D, F, राइट. What I am right now doing is, हम लोग ब्लॉक वाइज सबसे पहले एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं. हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वर्टिकल मैनर में याद करेंगे, हॉरिजॉन्टल मैनर में कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है. पूरा पीरियोडिक टेबल आपको कैसा याद होना चाहिए? वर्टिकल मैनर में. आई जस्ट होप कि आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है. तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? ग्रुप 1 आता है और ग्रुप 2 आता है. इसमें कुछ कुछ जो बीच में एस ब्लॉक से रिलेटेड और हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी साइड बाय साइड, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है. हम लोग सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं बेटा. ग्रुप 1 हमारा कहाँ से शुरू होता है? हाइड्रोजन से शुरू होता है. हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद. आप लोगों के जो भी निमोनिक्स है आप रख सकते हैं, जो मेरे निमोनिक्स है मैं वो बता रही हूँ. हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है. ये वाला बेटा मेरा पीरियड 1 है. ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, राइट. आपको ये पता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं बेटा. वी नो दिस. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एल्कली मेटल्स मेरे पास कितने हैं, हाउ मेनी एल्कली मेटल्स वी हैव, तो आंसर वुड बी how many says 7? 6. Because hydrogen is not an alkali metal. It is not a metal. Why is it placed here? हमने यहाँ क्यों प्लेस करा है? क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल से मिलता है. हम ये जो सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन सबका आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए. दिस इज 1s1, this is 1s2, 2s1, this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ऐसे करते करते ये 4s1 होगा, ये 5s1 होगा, ये 6s1 होगा और ये 7s1 होगा. इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है? ns1. तो मैंने हाइड्रोजन को टेक्निकली, हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मेटल, इट्स नॉट अ मेटल. देन व्हाई इट इज प्लेस्ड हियर? इट्स प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट लाइक एल्कली मेटल्स. इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई. Alkali metals are said to have the lowest ionization energy. Why? Because periodic table में left side of the periodic table has the largest size. तो साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम. तो सबसे कम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी मानी जाती है पूरे पीरियोडिक टेबल में. लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन को याद करेंगे छोटू ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका कोई दीन ईमान नहीं होता है एक्चुअली में. वो कभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ आएगा, कहीं से भी उठ के कहीं चला जाता है, यहाँ से उठकर यहाँ, क्योंकि वो सोल्यूशन में तैरता रहता है ना. तो इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, तो उसका प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रहा है, बट उसको रखा यहाँ इसलिए गया क्योंकि उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns1 टाइप. एम आई क्लियर? तो एल्कली मेटल्स टेक्निकली मेरे पास 6 हैं, बट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं तो 7 हैं, ठीक. अब आते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपनी उसको, ग्रुप 2 की तरफ पहुंचते हैं. आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे बेटा कि जो आपको ns1 मैंने बोला, उसमें जो n है, दिस इज द आउटर शेल और द वैलेंस शेल, और उस n का जो नंबर एक्चुअली में वो पीरियड नंबर है. अब अगर आपने 3s1 या 4s1 बोला तो ये 4 हुआ तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया ना टेक्निकली. तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेती कि बेटा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रुबीडियम, पूछ सकते हैं. तो एक तरीका यह है कि आप कहें कि अच्छा रुबीडियम, तो पहले सोचो कहाँ पर आ रहा है. तो आप बोलेंगे हाली ना का रब से फरियाद, मतलब ग्रुप 1 में आ रहा है, ठीक है. अब हाली ना का रब से फरियाद में हा 1s1, ली 2s1, 3s1, 4s1, अच्छा फरियाद ये आ रहा है 5s1. तो या तो एक तरीका है गिनो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे करते करते सारे इलेक्ट्रॉन गिनते गिनते 5s1 पे पहुंचे, फिर पता चला एटॉमिक नंबर क्या है. तो ऐसे ही करेंगे या और कोई तरीका पता है? याद कर लेंगे. केमिस्ट्री तो बड़ी है रात याद करने के लिए. हाँ अच्छा, अच्छा ये मतलब एक तरीका. और मैंने अगर किसी और का पूछ लिया तो फिर उसका भी कुछ याद कर लेंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे. अब नहीं, एक
क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे कि एटॉमिक नंबर पता करना है, उसके लिए हम लोग मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैजिक नंबर तुरंत ही अगर हमें पता होंगे, हम उसमें बस वो वैल्यूज ऐड करते जाएंगे और हमारे सबके पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो वो सिंपल है, क्यों? क्योंकि 5s1 आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बन गई ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इससे बन जाएगी जो मैंने आपको बताया। अब आती है दिक्कत किसकी? एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए याद रखो बेटा, मेरे पास जो मैजिक नंबर्स हैं वो हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये मैजिक नंबर्स क्यों हैं? इसमें क्या मैजिक है? दिस इज नथिंग मैजिक, आगे समझ आएगा। आप बस ये वैल्यू याद करो जो मैंने आपको बताया, क्या? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसमें यहाँ तक तो आपको पता ही है ना कि 19 है, ये तो हमें पता ही है। उसमें बस आपको कितना ऐड करना है? 18। रुबीडियम का आ गया, रुबीडियम का पता चल गया, उसमें वापस से कितना ऐड करना है? 18। सीजियम का आ गया, उसमें कितना ऐड करना है? 32। फ्रेंशियम का आ गया। बात समझ आई? तो आप इस मैजिक नंबर्स के थ्रू पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर जो है तुरंत ही पता कर लेंगे। बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, हर ग्रुप का मैजिक नंबर क्या है, हर ग्रुप का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और हर ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 डन, हाल ही ना कर अब से फरियाद। अल्कली मेटल पूछा जाए तो आंसर 6 आएगा, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पूछे जाए तो आंसर 7 आएगा। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, और इन सबका मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। नाउ लेट्स गो टू ग्रुप 2। ठीक, ग्रुप 2 में बेटा पीरियड 1 तो खाली है हमारा, हम पीरियड 2 से शुरुआत करेंगे। तो पीरियड 2 हमारे पास आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे है NS2। तो अगर आप इसको देखो, ये तो मैंने खाली कर दिया, ठीक। इसके बाद मैं लिथियम, ये बेरिलियम पे आई तो 1s2 2s2 हो गया, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, कैल्शियम 4s2 हो गया, 5s2 हो गया, 6s2 हो गया, और ये एलिमेंट यहाँ तक कितना हो गया? 7s2। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है बच्चे कि आप मैजिक नंबर सिर्फ इसका याद रखो, और आगे जाते हुए जैसे सपोज मैंने स्ट्रोंशियम पूछा तो आप पहले तो ये पता करो कि स्ट्रोंशियम कौन से पीरियड में है, और फिर उसमें फर्स्ट वाले से आगे ऐड करते जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि हर ग्रुप का मैजिक नंबर याद कर लो, याद मतलब ध्यान रख लो, क्योंकि मैजिक नंबर्स चेंज नहीं होते, सिर्फ थोड़े से बदल देते हैं। अब इसको आपको लॉजिकली कैसे फिट करना है, आप देख रहे हो मैंने ऊपर वाला एलिमेंट हटा दिया है, तो ऊपर वाला से नीचे वाले में आने में कितने का गैप आ रहा था? 2 का गैप आ रहा था। ये 2 जो है अब मैजिक नंबर से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो मेरे मैजिक नंबर्स जो यहाँ बनेंगे वो बनेंगे 8, 8, 18, 18, 32। 2 इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, राइट? बात समझ आई? बात क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये बात यहाँ से समझ आ रही है कि अगर ग्रुप 1 मेरा कहते हैं हम एल्कली मेटल, तो ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो हाउ मेनी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वी हैव? 6. How many say 6? 5? Who says 5? Why? Barium? Beryllium. Beryllium is a group 2 element, but it is not considered as alkaline earth metal. Why? Amphoteric. ये आप समझे? alkaline earth metal हमने क्यों बोला इसे? तो पहले बताओ इसे alkali metal क्यों बोला है? क्या ये बेस है? तो मेटल है तो बेस क्या है इनका? इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। इनके भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, और ये सारे के सारे हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। लेकिन इसमें जो ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम, इसका दिक्कत है, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो अगर ये एम्फोटेरिक है तो दिस इज कंसीडर्ड एज ग्रुप 2 एलिमेंट बट नॉट कंसीडर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये ग्रुप का, हर ग्रुप का ये जो एक छोटा सा चीज है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अब हालांकि मैं ये पढ़ाती तो एस ब्लॉक में हूँ,
अभी मैं पीरियोडिसिटी पढ़ा रही हूँ तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो आपके पास सवाल आता है बेटा वो थोड़ी चैप्टर वाइज आता है, वो तो कनेक्शन से आता है ना। तो जब पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बट ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाया नहीं जाता क्योंकि इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं बच्चा, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और इन सब से, वो आता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जामिनर का फेवरेट सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ से वो सवाल पूछता ही पहुँचता है, क्योंकि बेसिक और एसिडिक अपन लोग बता देते हैं। बेसिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, सारी रिलेशंस पता है। लेकिन एम्फोटेरिक कौन होता है? जो बीच में होता है। अब कौन पता कौन बीच में ना पता चलता ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं ये कुछ ही होते हैं, तो उनको हम स्पेसिफिकली अलग से लिखेंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आना है। तो बेरिलियम याद रखेंगे, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेरिलियम के क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, पर ग्रुप 2 होता है। हाँ या ना, बात क्लियर? और ये चीज बेटा एक चीज प्रूव कर रही है, आप लोगों ने वर्ड्स ये चीज सुना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? जब हम एस ब्लॉक करते हैं उसमें बोलते नहीं है वो एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम, वी डू दिस ना। Why do we study their anomalous property? Because they हर ग्रुप का पहला एलिमेंट will behave differently from the rest. This is one thing which is proving the fact कि बेरिलियम will have a different property from the rest, क्योंकि पहली बात तो वो खुद ही उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं, एम्फोटेरिक। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा एक बात बताते हैं हम लोग, ये हमारा है पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, इसी के साथ यहाँ पर हमारा कौन आया, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 20, हाँ या ना। 20 में आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा है, 4s। अंदर इसके क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन बेटा किस में भरते हैं, 3d में। ठीक है, इन सारे में where are you filling your last electron? Your last electron is actually entering your s orbital, हाँ या ना। Your last electron is entering the s orbital, but यहाँ तो s है, इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, हमारा d ऑर्बिटल में, राइट। चलिए तो नाउ जैसे मैंने कहा कि 4s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में एंटर करेगा, d में, मतलब अब आपको किस में एंटर कर जाना चाहिए, d ब्लॉक में। यू हैव टू एंटर d ब्लॉक। चलिए तो अब अगर मैं एक बात समझिए, जो अरेंजमेंट अभी तक हमने पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से हो गया। ये ग्रुप 1 बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यहाँ तक एस ब्लॉक। इसके बाद कैल्शियम के बाद जैसे आप लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, डी ऑर्बिटल में, तो एस के बाद तुरंत यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए बेटा, डी ब्लॉक। मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 20 है, तो 21 से मेरा क्या शुरू हो जाना चाहिए, डी ब्लॉक। और डी कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है बेटा, 10। तो अब मैंने यहाँ पर 4s2 भरा, उसके बाद यहाँ मेरा आना चाहिए 4s2 3d1, है ना। तो ये आया मेरा 3d1 से लेकर, जब तक मैं 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना भर लूं, मैं अपना d ब्लॉक में ही चलती रहूंगी। 3d तक भर गया। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके आगे गई, 3d के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन अब किस में एंटर करेगा, 4p में, मतलब 4p में एंटर करा तो अब तुरंत किस में आ गए, p ब्लॉक में। तो ये s, ये d, और यहाँ पर अब हमारा क्या आ जाना चाहिए बेटा, p ब्लॉक, हाँ या ना। तो यहाँ तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन 4p1 में आएगा, लेकिन इससे ऊपर वाले में अगर मैं देखूँ तो बेरिलियम आपका क्या था, 1s2, 2s2, हाँ या ना, यही था। तो 2s में भी तो 2p एग्जिस्ट करता है ना, तो बेरिलियम के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो p ब्लॉक में ही आएगा, मतलब वो भी एलिमेंट p का ही होगा। तो अब मैं अगर p ब्लॉक की तरफ चलूँ तो ये है मेरा ग्रुप 1, ये मेरा ग्रुप 2, यहाँ तक जब तक मैं 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर रही, मतलब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, तो मेरा डी ब्लॉक चलेगा, क्योंकि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भरने। 12 के बाद जैसे मैं ग्रुप 13 पे आऊंगी,
मेरा पी ब्लॉक शुरू होने लगे। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है? बोरॉन। ये आपका आ रहा है पीरियड 2 में, क्योंकि पीरियड 1 तो खाली हो रखा है पहले से ही, तो पीरियड 2 में आप आ गए बोरॉन। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, और लास्ट का एलिमेंट मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप जैसे बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जो भी XYZ आप बनाना चाहें मोनिक्स बनाएं। अब मैं यहाँ आ गई, ये आपको समझ आ गया, दिस इज पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7th पीरियड मैंने छोड़ दिया। डज नॉट मीन कि एलिमेंट नहीं है, बट हमें वो एलिमेंट याद नहीं करना, क्योंकि वो एक्टिनॉइड सीरीज का होगा और उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होगी। तो मैं ये एलिमेंट्स याद कर रही हूँ। अब मेरे को जो मैजिक नंबर्स डिसाइड करना है बेटा, इन्हीं के करने। आप जब यहाँ से यहाँ पहुंचे थे, आपने एक एलिमेंट ऊपर का उड़ाया था, तो आपने 2 हटा दिया था मैजिक नंबर से, आपका मैजिक नंबर टर्न हो गए थे 8, 8, 18, 18, 32। अब मैंने एक एलिमेंट और रिमूव करा है, बट नीचे से रिमूव करा है, डज नॉट मेक एनीथिंग एल्स। आपको अगेन मैजिक नंबर पे जो चीज रिमूव करनी है वो टॉप से ही करनी है। नंबर मैजिक नंबर में हमेशा टॉप से रिमूव होंगे, चाहे आप एलिमेंट कहीं से भी रिमूव करो। तो आप यहाँ से जब यहाँ गए थे, आपके मैजिक नंबर से 2 हट गया था। अब आपके मैजिक नंबर से नेक्स्ट जो नंबर है 8, वो हट जाएगा। तो अब आपका मैजिक नंबर जो था पहले 2, 8, 8, 18, 18, 32, वो अब टर्न हो जाएगा, 2 और 8 हट गया, मतलब 8, 18, 18, 32। बात समझ आई? तो ये हुआ मेरा 8, 18, 18, 32। दीज आर द मैजिक नंबर्स। विल कम टू दिस। अभी आप लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि इसके बाद यहाँ पर जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे, आप 18 ऐड कर रहे थे, यहाँ से आप 32 ऐड कर रहे थे ना। अब अचानक 18 की जगह 32 का जम क्यों आया? यू विल सी व्हेन यू डू द डी ब्लॉक। यहाँ तक बात क्लियर? अभी तक बस सिर्फ वही रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोग ऑलरेडी मतलब पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रुप 13 के बाद हम लोग ग्रुप 14 की तरफ आते हैं। अच्छा, ग्रुप 13 के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हैं? लेट्स से अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 में लेट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13? ग्रुप 13 आपने वैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है और इसको पढ़ा भी है। ग्रुप 13 को पी ब्लॉक में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो ग्रुप 13 में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? फिर एनर्जी देंगे, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगा? एनर्जी देंगे। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ या ना? डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू आयोनाइजेशन एनर्जी? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस? हाउ मेनी सेज डिक्रीज? पहले तो डिक्रीज इंक्रीज को तुम सारा सेटल कर लो। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? डिक्रीज या इंक्रीज? ये हार्ड जो रेस करे एक साथ ही बोल दोगे तो मेरे को कहाँ से समझ आएगा? इंक्रीज कौन बोल रहा है? डिक्रीज कौन बोल रहा है? अच्छा, डिक्रीज क्यों होगा? रेडियस बढ़ेगा, मतलब साइज बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो यहाँ पे भी डिक्रीज होना चाहिए, होता है नहीं, एक्सेप्शन है, याद करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे मुझे? दो इसे तो याद नहीं रहती, ये तो डिफिकल्ट हो जाती है। सी, सबसे पहले आप लोग ये मानिए, एक चीज समझ लेना बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो है ना, ये बंदा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का दुश्मन है। इसने सारी प्रॉब्लम्स पूरे पीरियोडिक टेबल में क्रिएट करी हैं। पीरियोडिक टेबल में जो भी एक्सेप्शंस आते हैं, कहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, क्यों एक्सेप्शंस आते हैं, उस एक्सेप्शन का कारण क्या है, ये डी ब्लॉक। आपने बेटा कोई एक्सेप्शन एस और पी में, एस में तो नहीं पढ़ी ना, पहले दो ग्रुप में क्या पढ़ा है? वही यही पता है हमें, साइज स्मूथली बढ़ता है डाउन द ग्रुप, है ना। हमें ये पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी स्मूथली डिक्रीज करता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यहाँ क्यों होती है? यहाँ इसलिए होती है क्योंकि इसकी संगति का असर इस पर पड़ता है। संगति यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मम्मी पापा बोलते हैं ना, इसके साथ बात मत करना बेटा, इसके साथ मत करना, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझते नहीं हो, यहाँ संगति का असर पड़ता है। जो मैंने तुम्हें बोला ये याद रखना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। अगर आपको एक्सेप्शन, जो आप कहते हो ना, दिस इज एक्सेप्शन, वी हैव टू रिमेंबर, यू विल नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, विल बी ऑन योर टिप्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि डी ब्लॉक जो है ना, दैट क्रिएट्स एवरी प्रॉब्लम इन द पीरियोडिक टेबल। हर एक प्रॉब्लम का जड़ डी ब्लॉक है। तो जो भी एलिमेंट्स
डी ब्लॉक को क्रॉस करके आगे आएंगे उनके अंदर डी ब्लॉक की संगति का असर पड़ेगा, तो उनके अंदर एक्सेप्शंस आएंगी। कोई एक्सेप्शन एस ब्लॉक में नहीं आती क्योंकि एस ब्लॉक डी ब्लॉक से पहले पड़ता है, उस पर उसकी संगति नहीं पड़ी। आप सबसे पहले एस ब्लॉक को ही एनकाउंटर करते हो ना, फिर डी में आते हो, फिर दिक्कत आती है। डी के अंदर तो बहुत ही दिक्कतें हैं। फिर डी को क्रॉस करके जब हम जाते हैं ना तो हम सोचते हैं हमने क्रॉस कर लिया, बट क्रॉस नहीं किया होता क्योंकि डी का प्रॉब्लम किस में आ जाता है, पी में। और आप सारे सबसे ज्यादा एक्सेप्शन ग्रुप 13 में आपको दिखेंगे, 14, 15, 16 में कम होते जाते एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि वही 14, 15, 16 जो अब डी से क्या हो गया और दूर हो गया, ठीक है। और जो हम ये बोलते हैं ना कि हर चीज में कभी कभी होता है कुछ समझ नहीं आता एक्सेप्शन, और शील्डिंग इफेक्ट पुअर, घुसा दो हर जगह यही घुसा दो, बस शील्डिंग इफेक्ट पूरा होता है, डी इलेक्ट्रॉन और शील्डिंग इफेक्ट पूरा। मतलब कहीं ना कहीं जो सीबीएसई में एक आदत बना दी है बेटा, एक भी लाइन लिखोगे सही तो नंबर मिल जाएगा, वो कहीं भी लिख रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट पूरा, नंबर तो मिलना ही मिलना है। और जब एंट्रेंस में आते हैं तब फंसते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन ना एक ही जैसे दिख रहे होते हैं, समझ नहीं आता, फिर वो टिकटॉक ऐसे करते हैं, फिर एक को मार्क कर देते हैं। बात समझ आई? हाँ जी। क्योंकि डी ब्लॉक को सफर, आप जब आप कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हो वो सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, एस के बाद डी में गए, डी के बाद किस में गए, पी में गए। तो जब मैं डी को क्रॉस करके गई, और ये जो प्रॉब्लमैटिक फैक्टर है, तो जब मैं इसको क्रॉस करके जाऊंगी ना, तो जैसे सपोज हम कोरोना वायरस से गुजर के गए तो हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गए ना, जब तक नहीं हुआ कोरोना वायरस तब तक थोड़ी कुछ हुआ, फिर वो हमें हो गया, फिर हमारे अंदर वो वायरसेस घुस गए। तो ये वायरसेस इसके अंदर घुस जाते हैं क्योंकि जब आप जाते हो ना, आप इलेक्ट्रॉन्स इस सीक्वेंस में भरते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले डी में जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करते हैं, पी में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, पहले एलिमेंट में जब देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जा रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डी आया ही नहीं। दिक्कतें तो सारी यहीं से शुरू हुई। देखो एल्यूमिनियम से शुरू हुई, बोरॉन को कोई दिक्कत थी क्या? साइज मैंने छूटते किसका पूछा, एल्यूमिनियम गैलियम का, है ना? क्यों? क्योंकि वही आया ना यहाँ पे, ये तो इसका तो नहीं पूछा मैंने। मुझे पता है बोरॉन का साइज छोटा होता है, सबको पता है बोरॉन का साइज, बाकी एलिमेंट से क्या होना है, छोटा ही होना है। दिक्कत किस में आएगी? क्योंकि जो उसके थ्रू होकर जाएगा। बात क्लियर हुई? अब यहाँ आते हैं, इस पहले दिक्कत को समझते हैं, और इस दिक्कत का कारण जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, नाम शील्डिंग इफेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास एस ऑर्बिटल ये होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, पी ऑर्बिटल ये होता है, और डी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, हाँ या ना? अब आप लोग जो मुझे बताना चाह रहे हो वो ये है कि मैम एस का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है पी से, और पी का ज़्यादा होता है डी से, और डी का कम होता है। ये तो सब अग्री कर रहे हैं। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपना न्यूक्लियर चार्ज सब जगह ऐसे ऐसे करके फेंक रहा है। जैसे मैं यहाँ मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी आवाज़ ऐसे करके सब जगह स्प्रेड हो, एवरीबडी कैन लिसन टू मी, है ना? बट देन दीज आर द सम नोटोरियस स्टूडेंट्स सिटिंग, या आपस में करके बातें करे जा रहे हैं, तो कि जो पीछे स्तुति बैठी है उसको मेरी आवाज़ सुनाई देगी? कम सुनाई देगी, प्रॉपरली क्लियरली नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और उस रिपल्शन की वजह से ये जो मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बेसिकली नलीफाई हो रहा है। तो न्यूक्लियस इज ट्राइंग टू सेंड इट्स अट्रैक्शन टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट, जैसे मैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करी तो उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और वो रिपल्शन के चक्कर में अट्रैक्शन का फोर्स जो न्यूक्लियस सेंड कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज व्हाट शील्डिंग इज। शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड करना। शील्ड करना किसको? न्यूक्लियस के चार्ज को प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लियस का चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ना सके। तो एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत अच्छे से शील्ड करते हैं। वो अगर एस के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, तो वो न्यूक्लियर के चार्ज को वैलेंस शेल तक बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। पी के भी ठीक ठाक शील्ड करते हैं, डी और एफ के शील्ड अच्छे से नहीं करते। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? दैट इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी। Can you relate it to the shapes of the orbital? How? मैंने क्या बोला था, देखो इस शेप से यूज करेंगे हम लोग, समझेंगे क्या? न्यूक्लियस है वो बैट्समैन, उसको मारना है चौका छक्का। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है फील्डर्स, जिसका काम क्या होता है, उस चौके छक्के को रोकना। तो इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं किसको? चौके छक्के को, कि बैट्समैन मेरा चौका छक्का ना मार दे, तो उसको शील्ड कर लेते हैं ना, उसको घेर लेते हैं कि भाई कहीं से मारेगा हम कैच कर लेंगे, वो चौका छक्का नहीं मार। दैट इज व्हाट शील्डिंग इफेक्ट इज। तो द न्यूक्लियस इज सेंट एक्चुअली हेयर। लेट्स से तुम्हारे पास 100 फील्डर्स, आप कुछ भी एक नंबर एज्यूम कर लो, मैं समझा ही रही हूँ। 100 फील्डर्स मैंने माने, तो मैंने 100 फील्डर्स को न्यूक्लियस के आसपास में ऐसे लगा दिया, तो अब कोई भी डायरेक्शन से वो चौका छक्का मारेगा, एक ना एक फील्डर मेरा बाउंड्री पे प्रेजेंट होगा उस डायरेक्शन में, जो मेरे चौके छक्के को क्या कर लेगा, रोक लेगा। दैट इज द बेस्ट शील्डिंग यू कैन हैव।
बिकॉज आपने 100 फील्डर्स को न्यूक्लियस के आसपास क्या कर दिया है, लगा दिया, सही है। अब यहाँ देखो ये क्या किया, इसने 50 यहाँ लगाए या 50 यहाँ लगाए, मतलब 2 ही डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन से चौका लगेगा, इस डायरेक्शन से छक्का लगेगा, तो 2 डायरेक्शन आपके पास पूरी ओपन है, तो इन 2 डायरेक्शन से न्यूक्लियर चार्ज जाता रहेगा, मतलब शील्डिंग अच्छी हुई क्या, नहीं हुई, पूरी पुअर हो गई। और यहाँ देखो 25 25 25 25, अब कितने ऐसी डायरेक्शन से जाके सबका छक्का लग सकता है, 4। और अगर आप F में जाओगे तो और ही घटिया हो जाएगी, क्योंकि और वो 3 डायमेंशनल नंबर ऑफ लोब्स और बढ़ जाएंगे, और फिर बीच में क्या आ जाएंगे, ज़्यादा जगह आ जाएंगी जहाँ से चौका छक्का लग सकता है। तो आपको सिंपल सी एक बात माननी है, सबसे पहले बेटा शील्डिंग इफेक्ट ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि शेप ऐसी है इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ऐसा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करना, और S बहुत अच्छे से शील्ड करता है क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, P अच्छे से नहीं करता, D और अच्छे से नहीं करता, ठीक है। अब इस शील्डिंग इफेक्ट को यहाँ अगर मैं लेके चलूँ तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 बेटा 2p1, जैसे मैंने बोला बेरिलियम से अगर आप बोरॉन की तरफ आएंगे तो आपका जो साइज है ना वो डिक्रीज करेगा, हाँ या ना, क्यों डिक्रीज करेगा, सृष्टि मुझे समझाएगी। न्यूक्लियस का जो मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से जो शेल का साइज है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे तो कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, प्रोटॉन्स भी तो बढ़ गए ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो प्रोटॉन्स भी तो बढ़े ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़े ना। इलेक्ट्रॉन्स या तो ना बढ़ रहे होते, प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते, तो तुम्हारी चीज़ सही होती कि प्रोटॉन का पावर बढ़ गया तो वो उतने इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा। पर मैं इन चीज़ों से कन्विंस नहीं हो पा रही कि जब आप यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हो बच्चा, आप ये बहुत ईजिली बोलते हो ना, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई साइज डिक्रीज होता है। दिस इज द थिंग वी वेरी कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट। बट द पॉइंट इज कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फिर बात वही नहीं हो गई। अगर एक नंबर से प्रोटॉन बढ़ रहा है, एक नंबर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सेम चीज़ नहीं आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना नहीं देखा जाता। यहाँ जब हम साइज मेजर करते हैं बेटा, वी मेजर द डिस्टेंस। तो आप n = 1 से n = 2 पर आए, आप मेजर तो यही डिस्टेंस कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन भी इसी डिस्टेंस पे बढ़ रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहा होता ना 3 में या 4 में, तो मैं बोलती साइज बढ़ गया। मेरा इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होगा तो वो डिस्टेंस तो यही मेजर करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जितना मर्जी ऐड करते रहो, डिस्टेंस तो यही मेजर करना है ना आपको। पर प्रोटॉन बढ़ गया तो वो इस पूरे शेल को अपनी तरफ खींचेगा और मेरा साइज डिक्रीज होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो एक्चुअली में इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलती इस चीज़ को कि मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप बोलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दिस इज व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा होता है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्लेटर्स कांस्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली लर्नड अबाउट स्लेटर्स रूल? स्लेटर्स रूल में सिग्मा कैलकुलेट करना आता है? हाँ, देयर आर सर्टेन रूल्स टू कैलकुलेट द सिग्मा। हालांकि इससे क्वेश्चन आज तक कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट ये पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे मैं बहुत इजीली कन्विंस हो जाती हूँ इस फैक्ट से कि मेरा Z इफेक्टिव एक्चुअली में बढ़ता है। तो स्लेटर्स रूल एक्चुअली में हम कभी भी ये नहीं बोलते लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हम हमेशा ये बोलते हैं जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि Z माइनस सिग्मा बढ़ रहा है। ठीक, ये बढ़ता है हमारा, और सिग्मा हम लोग जो है निकालते हैं यूजिंग स्लेटर्स रूल। और आप इस चीज़ को याद रखना, मतलब वैसे हम लोग रूल्स में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा Z तो है बाय 1 बढ़ता है ना, इट विल इंक्रीज बाय 1। अगर हर एलिमेंट के लिए देखोगे Z आपका कितने से बढ़ेगा? 1 से बढ़ेगा। और आपका सिग्मा जो है ना वो 0.18 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक तरीके से देखो 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.2, तो 1 माइनस 0.8 से हर बार आपका Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। और ये काफ़ी सब्सटैंशियल गुड वैल्यू होती है 0.8 का इंक्रीज। इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हमारा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, विच इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिक्रीज द साइज। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी राइट नाउ? राइट, ठीक है। तो बेरिलियम से बोरॉन पे गए, हमारा साइज जो है
वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। हाँ जी मैम, जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो शेल को थोड़ा मतलब कि उनके रिपल्शंस के कारण शेल थोड़ा हिलना भी तो चाहिए, मतलब उसका साइज नहीं, इस शेल क्यों हिलेगा? इलेक्ट्रॉन तो शेल में ही गए ना, तो शेल को कुछ थोड़ी हुआ, शेल तो क्लोजर जाएगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ना। नहीं मैम, इलेक्ट्रॉन्स में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो मतलब कि उनमें रिपल्शंस बढ़ने चाहिए ना। रिपल्शन बढ़ेंगे, पर वो इलेक्ट्रॉन ऐड किस में हो रहे हैं? सेम शेल में हो रहे हैं ना, तो रिपल्शंस तो अगर आपस वाले इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में रिपेल करेंगे तो वो एडजस्ट ही क्यों होंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं डाला, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन, जस्ट टू अवॉइड देयर रिपल्शंस, है ना। तो इसलिए कभी भी हम सेम, यही चीज़ होती है, दैट इज व्हाट स्लेटर्स एक्चुअली टेल्स अस। स्लेटर्स कहता है कभी भी जो सिग्मा होता है ना वो सेम शेल का नहीं होता, क्योंकि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू रिपेल ईच अदर ऑफ कोर्स, बट वी टेक देयर रिपल्शन टू बी मिनिमम। हमेशा रिपल्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से होता है, मतलब जो आप वैलेंस शेल है उसके सेम वाला नहीं लेना, उससे अंदर वाला लेना है, ठीक है। दैट इज, अगर आप स्लेटर्स रूल, मतलब ऐसे हालांकि कभी आता नहीं है, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आई विल टेल यू, उसमें हम कुछ रूल्स लिखते हैं जिसमें हम यही बोलते हैं कि सेम ग्रुप वाले विल नेवर कंट्रीब्यूट टू सिग्मा, ओनली n-1 ग्रुप n-2 जो अंदर वाले दे विल कंट्रीब्यूट टू सिग्मा, क्योंकि उन्हीं का रिपल्शन हम लोग काउंट करते हैं हमेशा, है ना। चलिए लेट्स कम टू हेयर। साइज ऑफ गैलियम बच्चे छोटा होता है साइज ऑफ एल्यूमिनियम से। हालांकि गैलियम का साइज बढ़ जाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे आप न्यूक्लियस से 2 तक मेजर करोगे डिस्टेंस, यहाँ 3 तक, यहाँ 4 तक, साइज बढ़ जाना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे बेटा वो 3s2 3p1 तक जाएगा, बट गैलियम का जो है बच्चे 4s2 4p1 तक जाएगा। लेकिन जब आप 4p में जा रहे हो आपने अंदर किसको ऐड कर दिया होगा? 3d। तो एक अगर सपोज ऐसे कोई बेसुध आदमी खड़ा है, उसको एक धक्का मार दिया जाए, बड़ी जोर से गिरेगा, और जब मेरे को पता है कि मेरे को धक्का लगने वाला है तो मैं थोड़ा संभल के गिरूंगी, है ना। तभी तो कहते हैं अलर्ट हो जाना चाहिए। ये वही कहानी है। यहाँ पर इसको कोई मालूम नहीं था इसे धक्का पड़ने वाला है। धक्का इन द सेंस पुअर शील्डिंग का जो झटका है वो नहीं पता था इसे, क्योंकि अभी तक डी आया ही नहीं था। इसको भी नहीं पता था एल्यूमिनियम को कोई झटका लगेगा, क्योंकि इसमें भी डी नहीं आया। झटका तुरंत इसको लगा गैलियम को एकदम से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ गया किसका? डी का। और पुअर शील्डिंग ने क्या किया? न्यूक्लियर चार्ज को आने दिया, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही पहुंचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आ गया? क्लोजर हो गया। साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ ये झटका इतना तेज लगा कि ये सब्सटेंशियली मुझे नजर आया, समझे। बट वहीं आप बोलोगे मैम इंडियम में और थेलियम में, देखो इंडियम में आप जाओगे 5s2 5p1 आएगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली अंदर 4d10 भरा होगा ना। और थेलियम में अगर जाएंगे तो 6s2 6p1 आएगा बच्चे। तो इसमें तो आपने अंदर जो है 5d10 भी भरा होगा, 4f14 भी भरा होगा, हाँ या ना। तो जब यहाँ पर आप बोलो मैडम पुअर शील्डिंग यहाँ थोड़ी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, डिक्रीज सब जगह होना चाहिए। क्यों सिर्फ इसी का डिक्रीज मुझे दिखता है? मैं साइज थेलियम का बोलती हूँ भैया ज्यादा है और इंडियम का भी ज्यादा ही है, इनमें क्यों नहीं डिक्रीज दिख रहा? क्योंकि ये वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट हो गया कि अब पुअर शील्डिंग आ चुका है। तो अब ये F का भी जो पुअर शील्डिंग लग रहा होगा ना, वो उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा कि थेलियम का साइज छोटा हो जाए। हाँ, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। भाई मैं कह रही हूँ कि लेट्स से 10 एंगस्ट्रॉम का इंक्रीज होना चाहिए था हर जगह, वो 10 का नहीं होगा, वो 5 का ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार हमें पता चल गया कि अब पुअर शील्डिंग आता ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए मुझे सिर्फ साइज सब्सटेंशियली डिक्रीज किसका दिखता है? एल्यूमिनियम और गैलियम का, है ना। तो ऐसे सवाल आना चाहिए ना कि मैं पुअर शील्डिंग तो फिर सब में, तो थेलियम का तो सबसे छोटा हो जानी चाहिए, सबसे गंदा पुअर शील्डिंग तो वहीं पर है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरे नंबर ऑफ शेल्स भी तो ज्यादा है ना, तो कॉम्पेंसेट कर रहे होंगे। भाई 2 इफेक्ट है ना, कॉम्पेंसेट कर ही रहे होंगे, बात तो वही है। तो आप ये मान लो एक तरीके से अपने आप को कन्विंस कर लो इस फैक्ट से कि भैया जोर का झटका जोरों से लगे। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, मैं बात कर रही थी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की ग्रुप 13 में। तो आपने देखा कि ये साइज का डिस्क्रिपेंसी आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगेन ये डी ब्लॉक की वजह से आया, डी ब्लॉक के जस्ट बाद आया। आयनाइजेशन एनर्जी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी नजर आती है ग्रुप 13 में। क्या नजर आता है ग्रुप 13 में? सब आपके पीरियोडिसिटी के सारे जो रट्टे मारे हुई चीजें हैं ना, वो सब निकल रही हैं। जो पेपर में तो 11th में रट्टा मार के लिखा है, कोई कुछ समझ नहीं आएगा, शील्डिंग इफेक्ट घुसा देंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। चलिए
बोरॉन से एल्यूमिनियम में ऐसा देखा जाता है कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है डिक्रीज करा है। एल्यूमिनियम से गैलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में देखा जाए तो इंक्रीज ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कई बुक्स रिपोर्ट कर रही है कांस्टेंट, कई बुक्स रिपोर्ट कर रही है इंक्रीज, तो आप वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू नियरर है बट अ लिटिल इंक्रीज है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर से आयनाइजेशन डिक्रीज हो गया और यहाँ से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फिर से इंक्रीज हो गई। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का जो आयनाइजेशन का डिस्क्रिपेंसी है बच्चे, अगर आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद करोगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 में दिखता है। इतना गंदा डिस्क्रिपेंसी आयनाइजेशन एनर्जी में कहीं नहीं है। और जैसे आप ग्रुप 14 पे जाते हो, अभी मैं इसका रीजन देने वाली हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यहाँ तो अपन लोग नहीं बोलते ना कि इसमें साइज में दिक्कत है, जर्मेनियम का साइज बड़ा ही रहता है सिलिकॉन से, यही बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं सारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सारी चीज़ों का किस पे पड़ेगा, ग्रुप 13 पे, क्योंकि वो इमीडिएटली किसके बाद आया है, ग्रुप डी ब्लॉक के बाद। समझ रहे बात को, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी पे पड़ेगा। चलिए मैं इस, हाँ जी कुछ बोला किसी ने, हाँ 10 लेड। अब मैं इस पर आती हूँ, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो जैसे मैंने कहा दो इफेक्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो साइज है, जो आयनाइजेशन साइज क्योंकि बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। और दूसरा ऑफकोर्स वो है पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग की वजह से जैसे मैंने आपको बोला जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकालना अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को डी इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर आने दिया है, हाँ या ना। ठीक, चलिए अब इसी के ऊपर अगर जिक्र करें तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है ना बेटा, ना इसमें डी था ना इसमें डी था, दोनों में डी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन वाइज। तो अगर दोनों में डी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क कर रहा होगा, साइज, और साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट गई। एल्यूमिनियम और गैलियम में आपको पता चल गया अचानक से कौन आ गया है, डी इन गैलियम। तो गैलियम में जो डी आया वो आयनाइजेशन को बढ़ाना चाहेगा और साइज आयनाइजेशन को घटाना चाहेगा। दोनों इफेक्ट इक्वल डोमिनेटिंग होने वाले हैं, क्योंकि डी भी अचानक ही आया है तो उसका इफेक्ट भी डोमिनेटिंग होगा और साइज का इफेक्ट तो है ही है। तो इस वजह से वो कांस्टेंट रहेगा, बट थोड़ा इंक्रीज अगेन इसी वजह से क्योंकि डी का इम्पैक्ट काफी डोमिनेटिंग है, अचानक से डी आ गया। स्तुति, आर यू विद मी, समझ आया। अब गैलियम से जब अपन लोग इंडियन पे जाएंगे तो वही बात नहीं होगी कि डी तो पहले भी था, डी तो अभी भी है। वी आर यूज्ड टू द फैक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग। तो व्हाट फैक्टर विल डोमिनेट वुड बी द साइज वन एंड आयनाइजेशन विल डिक्रीज। तो वी आर यूज्ड टू द फैक्ट कि हमारा शील्डिंग किसका होना चाहिए, डी का होना चाहिए, बट अचानक नीचे किसका शील्डिंग और ऐड हो गया, एफ का। ठीक, तो अचानक से शील्डिंग वाला फैक्टर फिर उभर के बाहर आया और आयनाइजेशन एनर्जी को क्या किया, उसने इंक्रीज किया। बात क्लियर हुई। तो ये सारी उसी चीज पे चल रही है और मेरा फाइनल ऑर्डर जो बनता है वो क्या बनता है, ये दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जो आपका था बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो बन गया बैंगन थैला गाजर आलू इन, आलू गाजर इन। इंक्रीज किसका हुआ, गैलियम का है ना। बैंगन थैला गाजर आलू इन इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13। अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है और एज हमेशा एग्जामिनर पूछता है वो है ये कि ये बड़ा और इतना बड़ा कि कहाँ पहुँचा, सेकंड नंबर पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब बोल रहे हैं ना इंक्रीज और डिक्रीज, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज, किससे इंक्रीज किससे डिक्रीज, ये पता होना जरूरी है कि कितना इंक्रीज हुआ, समझे। तो ये तुरंत कहाँ पहुँच गया अपना, सेकेंड नंबर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑर्डर याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। बोले बात क्लियर हो गई। ठीक, चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हो गया तो उसने ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं किया, लेकिन इस केस में ऐसा क्या होगा कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपने ध्यान दिया था इस चीज़ में कि इंक्रीज तो होगा साइज, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो नजर आएगा ना। अगर सपोज इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता तो मैं ये वर्ड बोलती ही नहीं कि इंक्रीज होगा,
बट जितना होना चाहिए उतना नहीं, ये तो मैं यूज़ नहीं करती ना। मैंने बोला कि इंक्रीज होगा बट टू अ लेसर अमाउंट, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट है, वी आर यूज टू द फैक्ट ऑफ ओनली पुअर शील्डिंग ऑफ डी, वी आर नॉट यूज टू द फैक्ट ऑफ पुअरेस्ट शील्डिंग ऑफ एफ, है ना? और ये मुझे तब पता चला जब मैंने ये डिस्क्रिपेंसी देखी। अगर देखो हर एक चीज़ सेम इक्वल से बिहेव तो नहीं करेगी, बट दोनों में एक्सटेंट ऑफ बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने बोली ये दोनों में वैलिड है। थेलियम का आयनाइजेशन का हाईएस्ट होना और थेलियम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना होना साइज में, दोनों इसी चीज़ को बता रहे हैं कि पुअर शील्डिंग ऑफ एफ भी इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, है ना? तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम ये है, वी हैव द फैक्ट्स, these are not what scientists have derived, they are something they have observed, now they have to formulate a reason for it, but the reason should be somewhat कि हम convince भी हो सके उस चीज़, है ना? बात क्लियर हुई? So what I am trying to say is कि देखिए आपको ये तो देखने को मिलेगा ऐसे पूरा इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक कभी भी ऐसे नहीं निकाली गई, आपको पहले फैक्ट्स पता करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद 1500 लोग बैठ के इसे डिस्कस करेंगे और फिर एक ऐसा चीज़ निकालेंगे जिस पर सब लोग अग्री होंगे, है ना? ये तो उसका है ना आयनाइजेशन, दिस इज आयनाइजेशन। इसका साइज का ऑर्डर क्या होता है? साइज का ऑर्डर यही होता है, बस ये दोनों स्विच होते हैं, मतलब बोरॉन का साइज छोटा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम, दिस इज फर्स्ट साइज। इसमें सिर्फ यहाँ पे स्वैप होता है और कहीं नहीं। दिस इज द साइज ऑर्डर, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। दोनों को लिखेंगे। ग्रुप 13 सॉफ्ट है, मैं बता रही हूँ, एग्जामिनर ने पूछना सवाल है। एक्सेप्शंस पीरियोडिक टेबल में ऐसे लगता है ना एक्सेप्शन है, लेकिन ये सबसे आसान है पीरियोडिक टेबल, एक्सेप्शन एक जगह लिख लो। 14 पर आते हैं कार्बन। यहाँ पर हमारे पास है क्यूट सी गर्लफ्रेंड, सब पाते नहीं, या फिर आप जो भी इसका न्यूमोनिक्स बना ले, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेकिन इनमें आपने ना साइज में इन दोनों की डिस्क्रिपेंसी देखनी है, ना आयनाइजेशन एनर्जी में इतना खास डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि अगर आप अज्ञान क्या हो गया, काफ़ी दूर हो गया। इसमें साइज में एक थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी बस यहाँ आती है कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो टिन का साइज और लेड का साइज बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा होता, जबकि लेड का साइज क्या होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, बट उतना डिफर नहीं कर रहा होता। हाँ बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट से अज्ञान बड़ा नहीं है, ठीक। अब इसके बाद ये आ गया आपके पास। अब अच्छा, अब ये देखो बेटा, ये जो आपके मैजिक नंबर्स है बेटा वही चलेंगे, क्योंकि ना एलिमेंट गायब करा ना लेकर आए, तो मैजिक नंबर वुड बी सेम, 8, 18, 18, 32, ठीक। उसके बाद 15 पर आ गए, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सेम सेम मैजिक नंबर्स विल वर्क। फिर हम आ गए 16 पे। 16 के बाद हमारा उस से टी पो। उसके बाद आ गया 17 पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन। फिर आ गए 18 पे। जब 18 पे आए थे तो पीरियड 1 का भी एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो कौन सा होता है हमारा, हीलियम। हीना, नीना और कैटरीना, एक्सरे, रंगीन। तो ये पूरा आपको याद रखना है। किसी को न्यूमेरिक्स में हेल्प चाहिए तो वैसे तो मुझे लगता है बना ही लिए होंगे, एसपी ब्लॉक के तो बना ही लगता है सब, है ना। तो हाल ही ना कर, अब से फरियाद, ये वो करके सब याद कर लेना यहाँ तक, ठीक है। अब चलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ तुम्हें। यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन करी है आयनाइजेशन एनर्जी और साइज के ऊपर। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ये 3 टर्मिनोलॉजीज मेरे पास हैं, तीनों का मतलब क्या है, तीनों को यूज़ कैसे करते हैं, तीनों सेम है, तीनों डिफरेंट है, क्या है एटम। तो दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, आयनाइजेशन एनर्जी वाज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हाँ या ना, ठीक है। तो इस और एंथैल्पी और इसमें क्या डिफरेंस है एनर्जी में, कोई नहीं, सेम। एंथैल्पी एनर्जी इज वन इन द सेम थिंग, श्योर, ऑलवेज। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच
अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड, चाहे रिलीज्ड चाहे एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी. एंड व्हाई नॉट इंटरनल एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन इंटरनल एनर्जी बोल दी थी मैंने एंथैल्पी क्यों बोला? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है, एंथैल्पी डेल्टा एच होता है, और मैं इसको फेवर क्यों कर रही हूँ? मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल रही हूँ, समझ आ रही है बात. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बोला? एंथैल्पी होता है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यही बोल देते ना, इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इलेक्ट्रॉन गेन इंटरनल एनर्जी नहीं, मतलब व्हाई ओनली कांस्टेंट प्रेशर? भाई बात तो सही है ना. जब आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर दो. जो नहीं, जे के. तुम में से कितने बच्चे लैब जाते हैं स्कूल में? बस कभी तो गए होगे जिंदगी में लैब. जब लैब जाते हो और कोई भी एक XYZ एक्सपेरिमेंट करना होता है, उस एक्सपेरिमेंट में आप कभी ध्यान रखते हो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर? नहीं रखते ना. लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर ही होता है. क्यों? क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर काम कर रहे होते है ना, वो एडजस्ट हो जाता है. बट कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं रखते ना, क्योंकि भाई मैं कोई सोल्यूशन मिलाऊंगी तो वॉल्यूम चेंज तो होगा. और वॉल्यूम कांस्टेंट करना सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो सकता है. इसलिए इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड ओनली इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, अदरवाइज वी ऑलवेज मेजर इंटरनल एनर्जी. तभी थर्मोकेमिस्ट्री पूरी किस पे बेस्ड है? एंथैल्पी. इट डज नॉट डील विद इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कब निकलती है? बॉम्ब कैलोरीमीटर से. तो द रीजन इज, कोई भी एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यू कैन नॉट डू इट. कोई ना कोई माइनर वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा. वॉल्यूम कांस्टेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बॉम्ब कैलोरीमीटर जैसे बड़े सेटअप्स यूज करो. दैट्स ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल अंडर द नॉर्मल कंडीशंस. दैट्स व्हाई ऑल द थिंग दैट वी मेजर इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, सो दैट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पता रहे. इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड्स यूज कर सकती हूँ. एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी आई कैन नॉट यूज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? What is electron affinity? Mr. Tendency of atom to attract the shared pair of electron to Shared pair of electron. Then what is electronegativity? चलिए, anyways, let's get to this. How many of you can actually define this electron affinity? I'll get back to electronegativity later on. Electron affinity क्या है? क्योंकि ये दोनों confusion है. Electron affinity और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या दिक्कत है? जैसे आपने बताया मुझे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज, राइट? और एनर्जी रिलीज को हम लोग किससे लिखते हैं? नेगेटिव साइन से. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक एलिमेंट है आइसोलेटेड गैसेस, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो A माइनस गैस बन गया, हाँ या ना? और B को भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो B माइनस गैस बन गया. इन दोनों ने एनर्जी क्या करी? इस पूरे प्रोसेस में रिलीज करी. तो रिलीज करी मतलब यहाँ पर जो डेल्टा H1 होगा वो लेट्स से इसने माइनस एक्स एनर्जी रिलीज करी और इसने माइनस वाई रिलीज करी, है ना? तो वी गॉट दिस क्लियर. अब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से x बड़ा है y से, तो माइनस एक्स बेटा छोटा हो जाएगा ना माइनस वाई से. माइनस लगाते चीजें उल्टी होती हैं. तो अगर मैं आपको ये देखूं कि माइनस वाई और माइनस एक्स के साथ अब दिक्कत हो सकती है. लेट्स से मैंने वैल्यूज दे दी आपको, यहाँ मैंने दे दिया -200 और यहाँ मैंने आपको दे दिया -100, है ना? तो आप बोलोगे एक्चुअली में देखा जाए तो ये वाला वैल्यू जो है आपका बड़ा हो गया इस वाले वैल्यू से, हाँ या ना? लेकिन उल्टी बात करनी है मुझे. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो नेगेटिव साइन है ना, ये मैथ्स का नहीं है. ये नेगेटिव साइन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है. तो अभी भी ये चीज आपकी फिर गलत है. ये मैथमेटिकली सही है, केमिस्ट्री में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. केमिस्ट्री में अभी भी ये वैल्यू ज्यादा है इससे. क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ कम एनर्जी रिलीज हो रही है ना? तो अब दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ ये कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है और हमेशा मुझे उसको ऐसा बोलना पड़ेगा कि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, तो जैसे मैं एक वर्ड बोल रही थी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज, आई कैन नॉट यूज दिस हेयर. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज और इंक्रीज मैं नहीं बोल सकती. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज मीन्स व्हाट? यू आर टेकिंग विद साइन, विदाउट साइन कैन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो हमेशा ये टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव.
become positive. We use these terminologies with electron gain enthalpy. We don't use the terminology increase or decrease because that can create problem. अब ये बड़ा दिक्कत की बात है, more and more negative, more and more less negative. तो इस नेगेटिव डिस्क्रिपेंसी को हटाने के हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना बेटा, वो एक्चुअली मॉड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है इफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन विद द ईज. भाई इसकी तो नोबल गैसेस का तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो होगी क्योंकि वो तो गेन ही नहीं कर सकते है ना, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी इस तरीके से. तो मैं उन सारे केसेस को नहीं ले रही, सिंपल सी बात बोल रही है. हमेशा एक दूसरे का क्या कहलाया जाता है, मॉड कहलाया जाता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सके. ठीक है, तो ये पॉजिटिव होती है हमेशा और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव. हमेशा इन द सेंस अगर गेन हो सके तो. इज दैट क्लियर? तब अब जब ये पॉजिटिव हो गई, सपोज ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, तो मेरे लिए आसान है ना, कौन ज्यादा कौन बड़ा. माइनस के साथ दिक्कत हो रही थी ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन लोग इसलिए लेकर आए ताकि हम मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव से छुटकारा पा सके. ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव का क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, मतलब उस एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस एनर्जी रिलीज हुई, मतलब कम टेंडेंसी है गेन करने की. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का क्या मतलब है, वो गेन नहीं करना चाहता, मैंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने ठूसा है, एनर्जी भी मुझे देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन भी मुझे देना पड़ रहा है. हाँ या ना, समझ गए? मोर नेगेटिव मतलब गेन करना चाह रहा है, लेस नेगेटिव मतलब गेन नहीं करना चाह रहा बहुत अच्छे से, और पॉजिटिव मतलब ही नहीं है गेन करने का. हाँ या ना? तो मैं बोलूंगी इन सब के नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है ना. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, गेन नहीं करना चाह रहा. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से हटाना है, कहाँ यूज करना है, एफिनिटी में. तो एफिनिटी कैसे होता है, सुनना ध्यान से, लिखना बाद में. मोर नेगेटिव मतलब गेन करना चाह रहा है, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई मतलब मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर? लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो, एफिनिटी नहीं है लेने की. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मतलब गेन नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हाई और लो होती है. हाई मतलब गेन करना चाह रहा है, लो मतलब नहीं करना चाह रहा, जीरो मतलब ही नहीं है, नोबल गैस है या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोले बात क्लियर हुई? नाउ दैट मेक्स द सेंस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हाई लो नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हाई लो और जीरो बोलते हैं. कुछ नहीं, हाई लो और जीरो. एम आई क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो ये वर्ड अगर बोला जाए, electron affinity of Cl is more than electron affinity of fluorine is equivalent to the fact कि electron gain enthalpy of Cl is more negative than electron gain enthalpy of fluorine. Do you understand the point? ये टर्मोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं. अब इसको मिक्स मत करना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई लो नहीं करते, उसको मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, अब ये सही है? हाँ सही होगा मैडम, लिखा तो. उल्टा है? नहीं सही है. सही है, क्यों सही है? फ्लोरीन में इंटरनल रिपल्शंस क्यों होते हैं? छोटा साइज होता है. बिल्कुल सही बात. तो क्या सिर्फ फ्लोरीन में ऐसा होगा या और किसी में भी हो सकता है? ऑक्सीजन में भी होता है. बिल्कुल शाबाश. यहाँ पर ये नजर आता है. आप देखो ना भाई, लेफ्ट से राइट जाते साइज छोटा होता है, मतलब सबसे डोमिनेंटली इसमें नजर आता है, पर इसका मतलब ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा. सेम इज ट्रू फॉर ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ भी होगा लेकिन और कम, यहाँ बिल्कुल कम और बिल्कुल कम. समझ रहे हैं? अब इस केस में अपन लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, है ना. तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाइट्रोजन फॉस्फोरस में, इसी साल का क्वेश्चन है. मेंस मुझे नहीं पता कौन सा वो है, मतलब डेट वेट क्या है. उसमें उन्होंने क्या किया, FCl BrI ये दे दिया और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी 4 वैल्यूज दे दी. लेट्स से -200 -400 -300
माइनस 150, लेट्स से मैच इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सेकेंड पीरियड, जो मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसकी ज़्यादा हो जाती है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के स्टार्टिंग एज यू गो टूवर्ड्स द राइट। मतलब अगर आप 18 को तो छोड़ ही दो, 17 की तरफ जाते हो तो थर्ड पीरियड जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉप एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या होता है, छोटा। मतलब ये है, सोचो, अब मेरी बात उससे थोड़ा सा रिलेट करना। मैं चाह रही हूँ मेरे घर गेस्ट आए, मैं बहुत खुश होती हूँ, हालांकि मुझे नहीं होती इतनी ज़्यादा खुशी, बट मैंने अज्यूम करा कि मेरे को बहुत खुशी है मेरे घर गेस्ट आए, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है कि उसमें लोग नहीं बैठ सकते। तो अगर एक बार कोई घुस गया और उसको खड़े रहना पड़ा तो अगली बार आएगा मेरे घर क्या? तो मेरी बात को रिलेट करना, फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब समझ आ रही होगी तुम्हें क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है। तो अट्रैक्ट तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही मेरे घर गेस्ट हैं, बट आएंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम इसलिए है क्योंकि उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा, पर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे छोटा साइज का है। बात वही है, सबसे छोटा तो अट्रैक्ट कर रहा है पर इतना छोटा है कि आ नहीं पा रहा। बात समझ आई? स्तुति रिलेटेड, छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आना तो चाहेगा, लेकिन इतने छोटे पे ऐसे एक घर में 12 बच्चे हो तो क्या करेगा आदमी? 13वां आदमी कहाँ रहेगा? सोचो ना, पहले ज़माने वाली बातें सोचो ना, छोटा सा घर होता था, एक रोटी होती थी, 12 बच्चों में बंटती थी, किसको क्या मिलता था, है ना? अभी तो तुम एक एक दो दो सबके तो मनपसंद पिज़्ज़ा बर्गर सब मिलता है तुम लोगों को। पहले के अपने मम्मियों से पूछो ना क्या हालत होती थी। यहाँ तक बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज देन अट्रैक्शन ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा गेन ही करना है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे क्योंकि लिखा तो तुमने सब कुछ है ही कॉपी में पहले भी। हालांकि ऐसा मतलब नहीं है कि लिखना नहीं है, पॉइंट्स लिखते रहो, लेकिन सुनने पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। वसुंधरा, यू आर विद मी? श्योर यू गॉट इट? चलिए, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ तक याद कर ली अच्छे से। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो मेरे समझ में आ चुका है। अब जो